जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप बता सकते हैं शायद बेहतर अंदाज में, ये सियासी लोग हैं, ये अपनी अपनी वो फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं कि कहीं वो रेड लाइन ना क्रॉस कर दें। आप बताइए, ये एब्सेंस थोड़ी सी अनयूजुअल नहीं है? जी देख, अपेरेंटली तो अनयूजुअल है, क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ कमेटी और इवन चीफ जस्टिस भी आमतौर पे जब सदर मुमकिन खिताब कर रहे हैं तो मौजूद होते हैं। इसकी एक वजह तो जो ये बात कर रहे हैं सारे दोस्त वो होगी, एक और वजह भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शायद हुई हो मिलिट्री सर्कल में, या कोई ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिसके ऊपर दोनों जो बड़ी शख्सियात हैं आर्म फोर्सेस की, ये आपस में मशवरा करने के लिए बैठी हों, कहीं और बातचीत चल रही हो। क्योंकि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में और बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के लिए विद रिगार्ड टू लेट्स से सर जो लेकिन इजरायली ये गैर इनकलाब मामूली है सर। आप उसको जी नहीं, कवर अप मैं करें, क्या ठीक है, लेकिन ये मैं गैर मामूली मैं है, कह रहा ये हूँ गैर नॉर्मल मामूली सिचुएशन नहीं है। गैर मामूली है, बिल्कुल सही है, मैं आपसे गैर मामूली है। लेकिन जो तौजीहात मुख्तलिफ तरफ से आ रही हैं, मैं अपनी ज़ाती तौर पर समझता हूँ, भाई कोई इतलात नहीं है मुझे कि चीफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट कमेटी का बैक वक्त ना होने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि भाई कोई ऐसी मसरूफियात हैं, ऐसी कोई इंतहाई अहम मसरूफियात हैं जो वो नहीं आ सके। और आई एम श्योर उन्होंने प्रेसिडेंसी को इसका इन्फॉर्म कर दिया होगा, और प्रेसिडेंट भी इसके अवेयर होंगे कि भाई क्यों नहीं आ रहे, वो क्या वजूहात क्या है उसकी। और अगर प्रेसिडेंट खुद सर बताना ये तो चाहे नहीं तो है कि शायद उन्होंने बता सोचा दें। हो कि ये पार्लियामेंट कौन सा ऐसा काम कर रही है, सदर साहब कौन सा ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे हैं कि नहीं जाके नहीं, इनका खिताब सुने। एस आई एफ सी वो बनाई है हमने, तो एस आई एफ सी सारे मामला इकॉनमी के संभाल रही है, वो बाकी काम भी इनसे कोई सीधा नहीं होता। सऊदी और दोस्त मुल्कों से पैसे लेने थे तो आर्मी चीफ और DGI को विजिट करने पड़े हैं, सियासी हुकूमत को उन्होंने पैसे देने पसंद नहीं किए। तो ये रियलिटी है, कड़वा सच है, जिसको कोई सियासी लोग माने या ना माने, लेकिन वो उन्होंने फ़ौज से सऊदी अरब ने, चाइना ने, कतर ने, UAE ने डील करना पसंद किया। ये दूसरा मौका है, और उन्होंने पोलिटिकल गवर्नमेंट से डील करना पसंद नहीं किया। PTI के दौर में भी ऐसा ही हुआ था, जनरल बाजवा को जाके और उस वक्त के DGI को जाके निगोशिएट करना पड़ा था। उस वक्त भी इमरान खान को उन्होंने जवाब दे दिया था। तो अभी भी वही रिपीट हो रही है उस चीज़ की। तो ये तो नहीं है कि वो सोचते हो कि सारी बातें तो हम कर रहे हैं, क्या करना जाके वहाँ पे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर अब फर्ज मुहाल जिस हम बात कर रहे हैं, तो फॉर दी होता है ना, फॉर दी अपेरेंटली फॉर दी सेक ऑफ द ओकेजन शायद वो इसको मिस ना करते। मैं अब समझता हूँ कि ऐसी कोई बहुत गैर मामूली कोई डेवलपमेंट है जिस पे दोनों शख्सियात सर जोड़ के बैठी हैं अपने साथ। अब ये पता नहीं कि भाई मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि ये नारेबाजी से या हुल्लड़बाजी की वजह से दोनों शख्सियात नहीं आई। मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि आप देखिए अच्छा अच्छा, आज ईरान एक और बड़ी इसराइल। इंपॉर्टेंट खबर है, चले इसके ऊपर क्या सराई और नहीं करते। एक और 22 तारीख को ईरानी सदर वैसे पाकिस्तान आ रहे हैं। आई होप कि उससे जी, हमारे अच्छे दौर का आगाज़ होगा। जैसे सऊदीज़ विजिट से अच्छी आमीन। तवक्कुआत हैं, इसलिए ईरानियन विजिट से भी मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और बल्कि अपने सियासी लोगों से भी कहता हूँ कि हमसायों से दोस्ती जब भी डाल के रखें, किसी हमसाए से भी मत लड़ें। सब हमारे हमसाए भाई हैं, उनसे तल्लुकात बनाएंगे तो हम आगे चलेंगे। सर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है आज, जनरल फैज़ के हवाले से फ़ौज ने कहा कि इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं, और वो टॉप सिटी का मामला है, ज़मीनों के कब्ज़े का। फिर उनके घर के ऊपर का इल्ज़ाम आया कि वो जो मुईज़ साहब हैं उनके घर से 400 तोले सोना और नकदी और जेवरात और पता नहीं क्या कुछ ले जाया गया, और उनको हरासा भी किया गया, डराया धमकाया गया। फ़ौज कह रही है कि हम इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करने जा रहे हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? फॉर्मर DGI, उसके ऊपर क्या अकाउंटेबिलिटी करेगी फ़ौज? कुछ आपकी तवक्को है कि अकाउंटेबिलिटी करेगी? देखिए, जब फौज एक दफा कदम उठा लेती है ना, फिर उससे पीछे नहीं हटते वो लोग, खास तौर पर ऐसे मामलात में। फिर देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सीनियर लीडरशिप का एक जो एक्स हमारे DI भी रहे हैं, उनका मामला है। क्योंकि ये उनके लिए भी अहम है, फौज के लिए भी अहम है, और ISI के लिए खुद अहम है। उनके सरबराह का नाम वन वे या दी अदर उसके बारे में बातचीत सारी वाज़ेह हो जाए। वरना ये जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशी चलती है, बात चलती है, इल्ज़ाम लगते हैं, वो बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। आज जनरल फैज के हो रहा है, कल और दूसरों की बात करना शुरू कर देंगे लोग। पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं कि जजीरे खरीद लिया तो ये कर लिया वो कर लिया, जिस तरह जनरल बाजवा के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगते रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इंक्वायरी अपने अल्टीमेट उस पर पहुंचेगी, और सर लेकिन माजी के जो अंदर भी जितने वाक़यात हुए हैं, आपकी उम्मीद अच्छी है, लेकिन माजी के अंदर जितने वाक़यात हुए हैं, आपको पता है तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जनरल आसिम बाजवा के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स एक वेबसाइट ने, फैक्ट फोकस ने शाया किए थे, उसके ऊपर तहकीकात आपने देखी कुछ होती हुई। फिर जनरल बाजवा के अपने ऊपर, जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स टैक्स के रिकॉर्ड छपे, उसके ऊपर वो
जिसने डॉक्यूमेंट्स का, जिसके ऊपर शुबा था लड़कों के ऊपर, रिपोर्टर्स के ऊपर, उनको उठा के ले गए FIA वाले और उनकी अंदर बंद किया और मार पिटाई की। तहकीकात आपने देखी? नहीं देखी। हो सकता है वो क्लीन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक्चुअल जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनके शाह साहब थे, मुझे उनका नाम जनरल साहब का नहीं याद आ रहा, उनकी पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी ख़रीदने के, उनकी और उनकी अहलिया के नाम के ऊपर डॉक्यूमेंट्स छप गए। मुझे उनका नाम आपको शायद जहन में आ जाए। अभी वो शाह साहब थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुआ करते थे। उनके ऊपर अमेरिका और बरतानिया में प्रॉपर्टी खरीदने के इल्ज़ाम थे। कोई तहकीक देखी आपने? नहीं देखी। मेरा ख्याल है इन इंडिविजुअल एक्ट्स के ऊपर तहकीकात हो जाती तो फ़ौज का नाम और इदारा मजबूत हो जाता। देखिए, क्या पता इंक्वायरी हुई हो और फौज सेटिस्फाइड हो कि बात सही नहीं है। जो शफातुल्लाह शाह की आप बात कर रहे हैं, वो शफात शाह, शफात शाह। जी जी, मैं इसी कह रहा हूँ ना कि भाई ये एक बेहतरीन मौका है फौज के लिए कि अपने आप के, अपने बारे में जो भी लोगों के सोच है उसको वाज़ेह तौर पे सामने लेके आए कि भाई फौज इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रही और फौज चाहती है कि भाई अगर इतने सीनियर ऑफिसर का नाम आया है जो इतनी अहम पोजीशन पर रहे हैं तो उनका नाम या तो क्लियर हो जाए, जैसा आपने कहा, वरना क्योंकि आप ये रुकेगा नहीं सिलसिला। अगर ये भी कोई ख़ास तरीके से कोई एक्शन ना लिया तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। सोशल मीडिया में लोगों ने और दाएं बाएं से बैठ के लोगों ने जो बातें चल रही हैं, जो इंसान सोचता है, वो इंतहाई परेशान कुन है। क्योंकि कोई भी मुल्क ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि उसकी, चाहे वो फौज की सीनियर लीडरशिप है, चाहे उसकी पॉलिटिकल सीनियर लीडरशिप है, अच्छा, उन सब के नाम वैसे एक पूरी बड़े बड़े इल्जाम सारे पाकिस्तानी कौम के लिए, मतलब 8-10 लाख की फ़ौज है और लार्जली बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं। अगर उसमें 3 या 4 लोगों का नाम आता है तो उससे पूरी फ़ौज को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया पे जब भी कमेंट्री हो तो उस पर्सन स्पेसिफिक या केस स्पेसिफिक होनी चाहिए, पूरी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए। पलवश शाह, ये सवाल आपसे भी है, ये मामला 3 या 4 इंडिविजुअल्स का पूरी फ़ौज में से, तो क्या तहकीकात हो सकती हैं या नहीं हो सकती? देखिए, तो फ़ौजी बेहतर बता सकती है, उनका मुझे इल्म नहीं कि अंदर तहकीकात का क्या तरीका होता है। लेकिन ज़ाहिर है कोई भी इंडिविजुअल हो, तहकीकात तो किसी पे भी हो सकती हैं, सियासी लोगों पे होती हैं, जजों पे होती हैं, तो फ़ौज भी कर सकती है। वो अपने अंदर उनका इनबिल्ट सिस्टम्स है उसके हिसाब से करेगी या करती है, और फिर जो भी उसका रिज़ल्ट आए। देखिए, एक ये भी बात हो सकती है कि जो इल्ज़ामात लगाने का इस मुल्क में एक ट्रेंड है, जो भी इस मुल्क में किसी अहम ओहदे पे बैठे, अब जो माहौल है कुछ सालों से, वो अपनी इज़्ज़त बचा के घर वापस नहीं जाता, उसकी इज़्ज़त तार तार कर दी जाती है। चाहे वो कोई अदलिया का ओहदा हो, चाहे वो कोई फ़ौज का आला तरीन ओहदा हो, या वो ज़ाहिर सियासियों के साथ तो होता ही है। लेकिन ये नया ट्रेंड है कि यहाँ जो बैठेगा वो जब जाएगा तो उसके साथ वो होगी कि वो शायद उसे दोबारा। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जो इल्ज़ामात आए थे ना, मेरी उनके जो बच्चे उनके ससुराली थे उनकी भी जायदाद उनके खाते में आ गई थी, तो मेरा ख्याल यह है कि जो उनकी एक्सटेंशन थी, इट वाज सो कंट्रोवर्शियल, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, तो उन्होंने उनके बच्चों के ससुरालियों की जायदाद भी जनरल कमर जावेद बाजवा से जोड़ दी, विच इज़ नॉट फेयर। और अगर किसी के ऊपर एक गलत इल्ज़ाम है, ये भी हो सकता है कि फ़ौज एग्जोनरेट कर दे, उनको ना सबूत मिले। लेकिन जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तो जाहिर है वो इल्ज़ाम तो लटका रहेगा। मेरा दिल चाहेगा मैं लगा दूंगी, आपका दिल चाहेगा आप लगा देंगे। तो आपके ख्याल में एक पब्लिक इसके ऊपर जो अनाउंसमेंट होनी चाहिए तहकीकात की कि ये इल्ज़ाम था, ये तहकीकात हुई और ये रियलिटी है, कंक्लूड होगा तो जाहिर है मैं तो आप रंजा साहब क्या कहते हैं? देखिए, ये तो अब उनका इंटरनल मामला है और उस इंटरनल मामले में अगर उन्होंने जो भी अपना SOP, जो भी उनका प्रोसेस है, उसके मुताबिक अगर उन्होंने डिसीजन किया है इसके ऊपर टू मेक इट प्रोसेस और इसको कंक्लूड करने का, तो उस प्रोसेस के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन एक बात आपने बहुत अहम की है कि अगर 1 या 2 शख्सियात ऐसी हैं तो वो 1-2 शख्सियात जो हैं वो इस तरह तो हर अदारे में होते हैं, इसमें पूरे अदारे का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी ऐसी इंक्वायरी, जनरल राहिल शरीफ के वक्त IGFC और कोई 2 या 3 जनरल, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर थे जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया था, और ISPR ने हमें ऑफिशियली कंफर्म किया कि इन 4 ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया गया। आई थिंक दैट इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। इसको फॉलो करें। उसमें से 4 के नाम है, हो सकता है 2 के ऊपर कसूर हो, 2 बिल्कुल साफ सुथरे हों। देखिए, अभी बात यह है कि क्योंकि फ़ौज एक हमारा इंतहाई काबिल एहतराम अदारा है, और उस अदारे के बीच में अगर किसी के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लग गया है तो आपको पता है ना कि सियासतदानों में तो
हमारा तो बेचारों का हाल ही कोई नहीं होता। हमें तो इल्ज़ाम जो है वो अभी लगा नहीं होता तो गिरफ्तारी की कड़ी पहले हाथ पे आ जाती है और जेलों में डाल दी जाता है। अंग्रेजी में होते हैं ना यूजुअल सस्पेक्ट्स। आप तो सारे हैं यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं ना। हम तो हैं यूजुअल सस्पेक्ट्स, ठीक है। आप पे वैसे ही शुबा रहता है। हम तो वो लेकिन वहाँ एक प्रोफेशनल आउटफिट है। हम तो कहते हैं ना को बेचारे वैसे वो जो आ जाते होते हैं। असल में फौज के अंदर जो उनके रूल्स हैं ना, वो बड़े अच्छे तगड़े रूल्स हैं। उनकी प्रमोशन का मेरिट बेस्ड सिस्टम है। हमने भी कोशिश डूज एंड डोंट्स भी बड़े सख्त हैं। हमने भी कोशिश की, इन्होंने भी कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता चले ये नैब और ये जो झूठी पकड़ दकड़ है। लेकिन इसके साथ साथ अब आपने एक ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, एक सस्पेक्ट है, कहते वो इनोसेंट है जब तक आप वो प्रूव नहीं होगा कि ये गिल्टी है। अच्छा, जब उसका मीडिया ट्रायल जब हम शुरू कर देते हैं तो मीडिया ट्रायल के बीच में लोग आधे से ज़्यादा 70% लोग देखने वाले, सुनने वाले इस ट्रायल को, और जो भी एविडेंसेस आ रहे होते हैं उनको बगैर एविडेंसेस को इस्टेब्लिश किए, वो एविडेंसेस जो सामने आए उसकी बेसिस पे उस बंदे की परसेप्शन बनाना शुरू करते हैं कि यार इसने तो कुछ काम गलत किया है। तो बेहतर तो ये है कि उसकी तहकीकात जब सामने हो जाए, फाइनल आ जाए, फिर चीज़ सामने आनी चाहिए। आप भी इसके ऊपर रोशनी डालिए क्योंकि ये मामला काफ़ी टेढ़ा है। जी, मैं इस पर रोशनी डालता हूँ एक जुमला बोल के। पिछले जो दौर के आपके सवालात थे या सवाल था उसके ज़रिए लिंक करता हूँ इससे कि आपने कहा ना कि 2 अहम ओहदेदार जो थे दिफाई हमारे, वो तशरीफ़ नहीं लाए सदर मुमलिकत के ख़िताब के दौरान। तो मैंने आपको एक वजह जो एक बयान की वो, और मैं 2 वजूहात देना चाह रहा हूँ। एक वजह ये तो ज़ाहिर होता है कि आइन के तहत जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें अपने सुप्रीम कमांडर की अहमियत क्या है इससे पता लग जाता है। जितनी मर्ज़ी इमरजेंसी या जितना मर्ज़ी आपस में सिर जोड़ के बैठ के कोई चीज़ करनी हो, जिस तरह जनरल साहब या गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा है, सुप्रीम कमांडर इज़ द सुप्रीम कमांडर आइन के मुताबिक। तो आइन की हैसियत और सुप्रीम कमांडर की हैसियत क्या है, ये उसकी अक्कासी करती है। दूसरा, इस बात की भी मुमकिन अक्कासी हो सकती है कि जो अवाम के मैंडेट पे खुली वारदात हुई है, ये उसके नतीजे में ये शोर और नारेबाजी और हुल्लड़बाजी हो रही है ना, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़रा बढ़ गया हुआ है और वो दुनिया भर के अंदर हो रही है, तो शायद उसको बर्दाश्त करने की जो है वो हिम्मत नहीं है। ये भी हो सकता है एक रीज़न। अब मैं आपको बताता हूँ, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने भी कहा कि बेहतरीन मौका है कि हमारे दिफाई इदारे अपना एहतसाब करें। आपने गिनवाई हैं, एक मिसाल दी, दूसरी मिसाल दी, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तीसरी मिसाल दी, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, चौथी मिसाल दी, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये वो एक जुमला बोला जाता है ना कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे है, और अब मजाक बना हुआ है सोशल मीडिया पे कि पिछले 75 साल से नाजुक मोड़ पे है। तो ये भी जुमला मैं समझता हूँ जो जनरल साहब ने इस्तेमाल किया कि जी ये बेहतरीन मौका है कि हमारा एक मखसूस इदारा अपने कोई ख़ुद एहतसाबी करे या एहतसाब करे। ये बेहतरीन मौका भी हम 75 साल से सुन रहे हैं कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, कि वो जो ऐसी चीज़ें कोई कर रहे हैं, वो सियासी हों, वो मुआशी हों, वो कोई ज़ाती ईमानदारी या बदउनवानी से मुताल्लिक हों, ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए और वो करते जा रहे हैं। तो ये बेहतरीन मौका 75 साल से नहीं तो मेरे ख्याल 70 या 68 या 65 साल से तो चल ही रहा है कि बेहतरीन मौका है कि इस वक्त वो तायब हो जाएं, इस वक्त वो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएं, इस वक्त वो अपने आईनी किरदार तक महदूद रह लें। मैं असूलन जो मेरे ख्याल है काफ़ी है जो आप